गाइस, क्या आप भी दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की भर्ती चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम इन सभी चीजों के बारे में हम बातें करने वाले हैं। जैसे कि उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे होगा, वैकेंसी क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एनसीसी बोनस के बारे में इसके अंदर दिया हुआ है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। कट ऑफ मतलब नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, पेमेंट, ठीक है, उसका पेमेंट क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ पे हैं होंगे, मतलब एग्जाम पैटर्न के बारे में वी विल डिस्कस, ठीक है, एग्जाम सिलेबस, फिजिकल मेजरमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में हम, जो दिल्ली पुलिस ने अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है रवि कुमार और आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, रवि कुमार के नाम से मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन। दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में भर्ती निकली हुई है ना। अब उसके अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर कुछ डेट्स दी हुई है। देखिए, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाया गया होगा। देखिए, हम देखते हैं यहाँ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन टू 2020, क्लियर, 2020 में अभी निकला हुआ है नोटिफिकेशन, अभी जारी हुआ है हाल फिलहाल में। देखेंगे पहला जो इसका पॉइंट है, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की डेट है वो कितना है, 1 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक, 7/09/2020, ये आपको याद रखना है। पूरा लमसम आप मानोगे तो 1 मंथ आपको दिया गया है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो भी कितनी है, 7 तारीख 9वां महीना मीन्स सितंबर 2020। लास्ट डेट एंड टाइमिंग फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, मतलब आपको जब पेमेंट करनी है, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ऑफलाइन पेमेंट करनी है, तो वो है 9/9/2020, तो आप समझ ही गए हैं। लास्ट डेट एंड टाइमिंग फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान, अच्छा अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो चलान के थ्रू भी आप भर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म को। अब देखिए इन्होंने दिया हुआ है डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसका एग्जामिनेशन कब होने वाला है, 27/11/2020 से लेकर के 14/12/2020 तक। तो आपको बताइए नवंबर में एग्जाम, नवंबर टू दिसंबर पूरा लग ही जाएगा। लेकिन ये टेंटेटिवली है, मतलब काम चला हुआ है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। इसको आगे भी चेंज किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है अभी कोरोना काल चल रहा है, तो इसके अंदर कोई भी एग्जाम होना पॉसिबल नहीं हो पा रहे। चलिए, तो ये तो बात रही ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है वैकेंसी। अब इसके अंदर कितनी क्या वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में हम बातें करते हैं। ये देखिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिया होगा, द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर एज फॉलोज। अब देखिए इधर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के अंदर कितनी निकली हुई है, ठीक है। फिर मेल और एक्स सर्विस अदर्स, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखेंगे अच्छे से। देखिए अदर मतलब जनरल के लिए, अनरिजर्व मतलब सॉरी फॉर दैट 1681। ईडब्ल्यूएस के लिए, अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है तो आपके लिए है 343 पोस्ट है। ओबीसी के लिए 662 है, एससी के लिए 590 है, एसटी के लिए 157 है। टोटल जो वैकेंसीज निकाली है 3433 ये होने वाली है इस चीज के लिए, क्लियर। ऐसे आप सेकंड पोर्शन में भी देख सकते हैं, थर्ड में भी देख सकते हैं, फोर्थ में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए भी निकली, याद रखना। तो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपके लिए कि अगर आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से आपने आई थिंक देख लिया होगा। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज एज लिमिट, क्लियर। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चों को इस चीज में डाउट होता है कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो देखिए अगेन मैं आपको फ्लैश कर देता हूँ, एज लिमिट जो होनी चाहिए 18 to 25। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। और कब से कब तक मांग रहे हैं, देखिए कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन, मतलब 2/7 में आता है आई थिंक जुलाई 1995, है ना। 2 जुलाई 1995 से पहले नहीं होना चाहिए, और लेटर देन 1/7 मतलब 1 तारीख 7वां महीना 2002, क्लियर। इसके बाद के इनके बीच में ही मतलब वो होने चाहिए, आप बॉर्न होने चाहिए, पैदा होने चाहिए। तो आप देख लेना। अब देखिए इधर लिखा हुआ है एज रिलैक्सेशन। अब एज में रिलैक्सेशन मिलती है, आप सभी को पता है, अगर आप SC ST या OBC हैं। जनरल वालों को तो नहीं मिलती है, अनरिजर्व कैटेगरी तो मतलब उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए लिखा हुआ है SC और ST के लिए 5 ईयर, क्लियर, कितना 5 ईयर है। मतलब आप अगर ओवर एज हो चुके हैं तो आप 5 साल तक भी दे सकते हैं उसको एग्जाम। OBC का है 3 इयर्स रिलैक्सेशन मिला हुआ है। अगर 25 साल आपकी हो चुकी है तो उसके अंदर 3 ईयर आप ऐड कर सकते हैं, मतलब 28 ईयर तक आप पेपर को भर सकते हैं।
फिर लिखा हुआ है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ डिस्टिंक्शन हु हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट एट द नेशनल लेवल और द कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल इन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग प्रेसिडिंग 3 years फ्रॉम, मतलब समझते हैं आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं अगर आप और नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं तो आपको 5 year का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। फिर है स्पोर्ट्स डिस्टिंक्शन हु हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट एट द नेशनल लेवल और द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल इन द स्पोर्ट्स। फिर से वही अब इनके लिए, लेकिन ये जो SC/ST है और उन्हें कोटा भी प्राप्त है किस चीज़ का, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उन्होंने मतलब स्टेट लेवल या नेशनल लेवल खेला हुआ है तो 10 साल के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और आगे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस है ना, उसमें है 40 years है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस OBC 43 years। और ये आप इस तरह से देख सकते हैं 26 में देखेंगे एक्स सर्विसमैन है 3 year आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ, ठीक है। ये सब चीज़ें मतलब आपके लिए तो है नहीं, जो स्टूडेंट है जो अभी 12th जिसने की है उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन। तो देखिए जैसे कि मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 7 September 2020 है ना, इस डेट तक होनी चाहिए वो। तो ये देखिए 10+2 सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी आपने पास किया हो, पास फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11th पास्ड फॉर दी, मतलब जिसने अभी 11th की है ना उनके लिए रिलैक्सेशन क्या है, लेकिन वो कौन होने चाहिए, सन्स या डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल, मतलब समझ गए ना, कोई सर्विसिंग में रहा हो, रिटायर्ड हो या पर्सनल में रहा हो या मल्टीटास्किंग ऑफ दिल्ली पुलिस, इन सब में रहा हो तो उनके बच्चों के लिए ये दी गई है, बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए नहीं है ये, ठीक है। और फिर है सेकेंड पॉइंट बैंक्समैन, बर्गलर्स, माउंटेड कॉन्स्टेबल्स, ड्राइवर्स, डिस्पैच राइडर्स, इन सब मतलब ये दूसरी कैटेगरी इन्होंने पुट की हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट 7.2 मेल कैंडिडेट्स मस्ट पोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV। देखिए LMV मोटरसाइकिल और कार के लिए यूज किया जाता है एज ऑन द डेट ऑफ PENMT, इसका मतलब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट होता है आपका, उस मतलब उस टाइम आपको ये दिखाना है। लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप लर्निंग कटवाते हैं, लर्निंग, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस जो लर्निंग होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर किसी का ऐसा इशू है तो उसे जल्दी से, है ना, मतलब आपको एक वैलिड मतलब लाइसेंस बनवा लेना है, पक्का वाला जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब अगर इनमें से आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वालिफिकेशन के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एनसीसी बोनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एनसीसी नेशनल कैडेट कोड से काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो 10th-12th में भी मतलब अपने स्कूलिंग टाइम में एनसीसी लेते हैं, तो उनको इस बार फायदा होने वाला है अगर आपके पास उनका सर्टिफिकेट है एनसीसी का। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एनसीसी सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट। आपके पास अगर सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो आपको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब जैसे 100 मार्क्स का है तो उसका 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है ना, मतलब बोनस टाइप में आपको मिलेगा इंसेंटिव। बी में है 3% और अगर ए सर्टिफिकेट 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, इस टाइप से ना। चलिए फिर नोट में लिखा द बेनिफिट विल ओनली बी गिवन ऑन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग देयर क्लेम्स, ठीक है। इसका मतलब जब आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा रहे होंगे, है ना, फिजिकल टेस्ट के दौरान, तब ये चीज़ें देखी जाएगी एनसीसी का आपके पास जो सर्टिफिकेट होने वाला है, ठीक है। द क्रूशियल डेट फॉर द पर्पस विल बी द क्लोजिंग डेट, चलिए ये तो ठीक ही है। थर्ड, द बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन, इसके अंदर एक्स सर्विसमैन को यहाँ कोई फायदा नहीं होने वाला, इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए तो ये था क्वालिफिकेशन एनसीसी बोनस के बारे में। तो अगर आपके पास सी, बी या ए मतलब ग्रुप का मतलब सर्टिफिकेट है तो आप उसे फिल कर सकते हैं। कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, नॉर्मलाइज मार्क्स क्या होते हैं ये हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम पेमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो पेमेंट्स में देखते हैं आपके जो स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखिए नॉर्मली एसएससी जो है 100 रुपीज़ ही रखती है, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, एसएससी का सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, एमडीएस दे रहे हो, सीपीओ दे रहे हो, तो 100 रुपीज़ जनरली वो चार्ज करते हैं आपसे 100 रुपीज़। लेकिन 9.2 देखेंगे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट, विमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू द मतलब SC, ST और एक्स सर्विसमैन, तो उन्हें फ़ी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप विमेन हैं, मतलब कोई लड़की हैं, ठीक है, और मतलब आप या तो SC कैटेगरी से या ST से, तो वहाँ पे
0 पेमेंट करनी है आपको। क्लियर? अब देखिए जो आपकी जो पेमेंट हो सकती है वो भीम यूपीआई के थ्रू हो सकती है, नेट बैंकिंग है ना, वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स भी इन चीज़ों में चल सकते हैं, लेकिन जो एसबीआई ब्रांच का ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो चलान हो सकता है वो भी आप एसबीआई में जाकर के वहाँ से चलान जनरेट करवा सकते हैं एसबीआई बैंक में से ना, तो ये हो जाएगा ऑफलाइन। अब देखिए ऑनलाइन फी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट्स अप टू, मतलब आपको बताइए 9 तारीख 9वां महीना सितंबर तक के बीच में आपको पेमेंट कर देनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए आगे कुछ और है नहीं, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जामिनेशन सेंटर्स। अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना चाहते हैं, वो आपके मतलब एरिया वाइज होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए स्क्रीन पर सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो इधर देखिए, अगर आप देखेंगे इसे बोलते हैं सेंट्रल रीजन, सीआर। सीआर के अंदर बिहार और उत्तर प्रदेश आता है। आपको पता है बिहार उत्तर प्रदेश का एरिया कितना बड़ा है, तो उसके अंदर सभी को सीआर के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अब इसके अंदर जैसे भागलपुर है ना, मुजफ्फरपुर है, पटना है, तो बहुत सारे यहाँ पे जिले दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आपके सेंटर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं। ये देखिए अब मेन इंपॉर्टेंट होता है एनआर, नॉर्दर्न रीजन। क्या नॉर्दर्न रीजन हमारा होता है, मतलब जो लोग दिल्ली से, राजस्थान से या उत्तराखंड से, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के लिए एनआर नॉर्दर्न रीजन लगता है। तो आपका जो सेंटर पढ़ सकता है, दिल्ली में पढ़ सकता है, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, मतलब समझ रहे, कोटा, उदयपुर, मतलब यहाँ हरिद्वार, रुड़की में भी पढ़ सकता है अगर आप चाहते हैं तो। वो तो आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शनल दिया जाता है कि आप कहाँ पे अपना सेंटर लेना चाहते हैं। ऐसे नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन का भी है, एनडब्ल्यूआर का भी, तो आप देख सकते हैं चंडीगढ़, मोहाली, शिमला, जम्मू कश्मीर के अंदर भी एग्जाम्स होते हैं, मतलब हर जगह पेपर होते रहते हैं, श्रीनगर के अंदर भी। फिर देखेंगे ये सदर्न रीजन एसआर के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर ना, गुंटूर है, कुर्नूल है, बहुत विजयवाड़ा है, चेन्नई है, कोयम्बटूर है, मदुरई है, हैदराबाद है, तो ये सारे सेंटर्स हैं एसएससी के। ठीक है, SCWR है वेस्टर्न रीजन, तो इसके बारे में भी आप अच्छे से बखूबी जानते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। पानाजी, अहमदाबाद, आनंद है ना, गांधीनगर, जो कि आपका ये कवर करता है गुजरात को, महाराष्ट्र के अंदर है, अमरावती है, तो ये सारा चीज़ें आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए तो ये तो रहा एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बातें। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। इधर देखिए, सबसे पहले आपको ये पता ही होगा ये ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन है, मतलब कंप्यूटर पर एग्जाम होने वाला है आपका, ऑफलाइन नहीं होगा ये, जो कि पहले से चलता आ रहा है। 100 मार्क्स होंगे और 100 ही क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, तो 100 मार्क्स हो गए वो। अब देखिए पार्ट ए में जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स 50 मार्क्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसको 50 मार्क्स में इंक्लूड किया जा रहा है। 50 मार्क्स का तो यही है। रीजनिंग 25 मार्क्स की, मैथमेटिक्स मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी है जो 15 मार्क्स में केवल आ रही है, और डी पार्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल एमएस, मतलब कंप्यूटर के बारे में केवल 10 नंबर का आपसे पूछा जाने वाला है। अब इधर देखिए खास बात क्या रहने वाली है, सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया इस बार जीएस सेक्शन को, जीके सेक्शन को, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स को। तो याद रखना ये पेपर केवल वो ही निकाल सकते हैं जिनकी मतलब जीके पे बहुत अच्छी पकड़ हो, जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जिनकी साइंस बहुत अच्छी होने वाली है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है अब आपको मैथ्स ही पढ़ना है। अच्छा इधर देखिए एक अच्छी बात ये भी है, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इंग्लिश को हटा दिए गए यहाँ से, इंग्लिश का आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पे ना। तो ये एक अच्छी बात भी है। आपको टाइम यहाँ 90 मिनट्स अलॉट होगा, 1 घंटा 30 मिनट, बहुत बढ़िया है। 1.5 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। तो देखिए ये बात ही ऐसी है कि अगर आपको 1.5 घंटा मिल भी रहा है ना, तो आपको खुश होने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। क्यों, मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखिए खुश होने की बात तब होती है जब आपसे मैथ्स पूछी गई हो ज्यादा। अब यहाँ बात हो रही है जनरल जीके आपसे ज्यादा पूछी जा रही है, स्टैटिक जीके जो पूछी जाएगी 50 मार्क्स में। आप ये देखिए, अब जब 50 मार्क्स में ना, तो अगर जैसे आपने इन 3 पोर्शंस को बी सी डी को आपने जल्दी से कर लिया 60 मिनट में, तो आप आधे घंटे बैठे रहेंगे क्या? क्योंकि देखिए जीएस में तो ऐसा होता है, अगर आपको आती है चीजें तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर नहीं आती है तो उसका कोई फायदा नहीं है, आप नेगेटिव और कर देंगे, मतलब और क्वेश्चंस को डील करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो पहली बात तो ये खुश होने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे सोचेंगे अरे यार 1.5 घंटा मिला तो हम तो आराम से करेंगे पेपर, नहीं, इतना खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ जीएस का पोर्शन है। आप ठीक है आप मैथ्स कर लेंगे, रीजनिंग टाइम लगा के अच्छे तरीके से कर लेंगे, है ना, ये कर लेंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम आने वाली है कंप्यूटर और जीएस के अंदर, तो आपको मैं अभी से हिदायत दे रहा हूँ कि कंप्यूटर और जीएस मतलब जीके जनरल नॉलेज को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तभी आपका एग्जाम निकलने वाला है, वरना आपका पेपर नहीं निकलेगा। अभी मैं कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा कि कितनी
जा सकती है, नॉर्मलाइज मार्क्स में कितने हो मतलब आपको लाने पड़ेंगे। चलिए अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। अगर आपने समझ गए 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर ईच रॉन्ग आंसर कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो आपको ये उस वक्त माइंड में रखना है आपने कि भाई अगर मैंने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो 0.25 माइनस हो जाएंगे आप। तो ये भी इसके अंदर बहुत बड़ी खामी है। तो ये मत सोचना कि ये कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, इसके अंदर पूरे 100 के 100 करके आते हैं। याद रखना जो 100 के 100 करके आते हैं उनके तो बहुत ही कम नंबर आते हैं, 30-40 नंबर आते हैं उनके। लेकिन जो मतलब अच्छे से इंटेलिजेंस यूज करके पेपर को करता है उसके अच्छे मार्क्स बनेंगे। आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बस आपका मतलब ये कहना है थोड़ा सा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। केवल 2 ही लैंग्वेज में होगा। हालांकि जैसे कोई पंजाब के लोग हैं, साउथ के लोग हैं तो उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, केवल 2 ही पेपर मतलब होंगे, इंग्लिश में या हिंदी में, दोनों में आपको दिए जाएंगे। फिर आएगा टेंटेटिव आंसर कीज ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द, मतलब आपको पता है जैसे पेपर देते हैं उसके 10-15 दिन बाद या 1 महीने बाद आंसर की अपलोड कर दी जाती है, वहां से आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि 100 में से जनरल कैटेगरी को कितने नंबर लाने ही पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जरा, तो हमने पैटर्न की बात की, अब जानते हैं सिलेबस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पढ़ना क्या क्या है आपको। देखिए मैंने उस दिन पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि आपको उतना पढ़ना है जितना उन्होंने दिया हुआ है, उससे अगर एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। चलिए इधर देखिए, सबसे पहले जनरल नॉलेज के बारे में बात करते हैं या करंट अफेयर्स। तो आपको पता है दोनों चीजें सेम ही है। तो भैया क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस। मतलब ये नॉर्मली आपके जनरल अवेयरनेस को चेक करना चाहते हैं। क्वेश्चंस विल बी designed to test knowledge of current events and such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of any educated person। मतलब समझ रहे हैं आप, अगर डे टू डे न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं, तो आप पूरे मतलब नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज से अवेयर रहते हैं, तो ये पेपर आप बखूबी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स है, हिस्ट्री है, कल्चरल ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है, जनरल पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है। तो ये सब वही है जो नॉर्मली हर पेपर में पूछा जाता है, तो इसमें कुछ अलग है नहीं। लेकिन हाँ, मैं इस बार ये आपको कहना चाहूँगा कि आपको इस बार करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? 50 क्वेश्चन है, तो 50 में से आप ये मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के आपको दिखने ही वाले हैं। बाकी जो पोर्शन रहेगा वो स्टैटिक जीके का होगा, जो आप लूसेंट वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर रीजनिंग देखिए, रीजनिंग में एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। आपको पता है रीजनिंग वर्बल होती है, नॉन वर्बल तो मिक्स होकर के आ जाती है, कोई इशू नहीं है। तो ये वही है, विजुअल मेमोरी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, रिलेशनशिप हो गया, जैसे आप पढ़ते हैं ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं, डाइज हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको इसके अंदर पढ़ने पड़ेगी। मतलब नॉर्मल वही जो आप हर पेपर के लिए रीजनिंग की तैयारी करते हैं, तो यहाँ भी आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन उसका लेवल इतना अच्छा नहीं होने वाला है, मतलब नॉर्मल लेवल रहने वाला है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही देखिए आप डेसिमल फ्रैक्शंस है ना, नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज रेशियो ना, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, हाँ देख लीजिए मेंसुरेशन हो गया, और टाइम एंड वर्क, और ईटीसी दियो। ईटीसी मतलब शायद थोड़ा सा अलजेब्रा भी पूछा जा सकता है, शायद थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो एडवांस लेवल का पोर्शन है ना वो इतना नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो मुश्किल से एक आध क्वेश्चन, वो भी मतलब बेसिक लेवल के, वो नहीं जो जैसे सीजीएल में मेंस लेवल के क्वेश्चन आते हैं या प्री में, उस टाइप के नहीं आने वाले, नॉर्मल मैथ्स का रह सकता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड मतलब कंप्यूटर जो फंडामेंटल्स है उसके अंदर क्या क्या, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में आपको, मेल के बारे में पता होना चाहिए ना, HTTP, FTP, वेबसाइट्स वगैरह, इन सब चीज़, ई बैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं ना, तो इस पर भी थोड़ा सा आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। 10 नंबर कम नहीं याद रखना, तो 10 में से आपको 7-8 अगर लाने भी हैं, देखिए 10 में से 10 तो आएंगे नहीं, अगर ठीक है 7-8 नंबर लाने तो आपको अच्छे से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बस कंप्यूटर तो मुझे आता है, मैं चलाता रहता हूँ ना, नेट ब्राउजिंग आती है, मेरे को मेल करनी आती है, लेकिन नहीं, उसकी स्टडी अलग है। वो चलाना आता है आपको, लेकिन उसकी स्टडी, गहन स्टडी करना अलग है। क्लियर? तो ये था आपका पैटर्न, जो सॉरी सिलेबस था एग्जाम का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम सिलेबस। एग्जाम सिलेबस हो गया ना, सॉरी फॉर दैट। फिजिकल और मेजरमेंट अब देख लेते हैं
मतलब फिजिकल जो आपका टेस्ट होगा या मेजरमेंट, मतलब हाइट वाइट नापी जाएगी आपकी, जो क्या होने वाला है ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये अभी मैं मेल के बारे में बता रहा हूँ। मेल के लिए आपको अगर 30 साल तक, मतलब 30 ईयर तक हैं आप, तो आपको 6 मिनट में 1600 मीटर मारने, देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर हेड कांस्टेबल का निकलता है ना दिल्ली पुलिस के अंदर, तो आपको 1600 मीटर 7 मिनट में दी जाते हैं, 7 मिनट, लेकिन यहाँ पे 6 मिनट है, तो थोड़ा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप है 14 फीट, हाई जंप आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और अगर 30 से 40 के बीच में तो 7 मिनट में मारना है, 13 फीट वो होगा लॉन्ग जंप और हाई जंप, ठीक है। फिर अगर 40 से अबव है तो 8 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो ये ज़्यादातर बेसिकली तो उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी 12th की है या पहले से अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको 6 मिनट अपने माइंड में लेकर के चलना है। और इसकी भी एक अच्छे से वीडियो मैं अपलोड करूंगा कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, कैसे रनिंग करनी चाहिए, A to Z मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आप देख लेते हैं थोड़ा सा कि इनकी हाइट के बारे में, मेल के बारे में हाइट बता रहे हैं 170 होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। याद रखना कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं मेल में, वो सोचते हैं अरे यार मेरी 169 पॉइंट समथिंग है, तो चले जाता हूँ, देखते हैं कि भाई हमारी जॉब लग जाए शायद, या हमारा फिजिकल क्लियर हो जाए। तो मैं बोलता हूँ नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि याद रखना वहाँ एक मतलब पेपर का यूज करते हैं। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी हल्की सी भी कम हुई ना 19-20, तो वो बीच में पेपर्स का यूज करते हैं। और अगर पेपर्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, नहीं सर पे एक पेपर रखते हैं, ऐसे बीच में पेपर वगैरह लगाया जाता है, या वैसे आजकल तो वो एक मतलब मशीन सी है, तो उसके हिसाब से आपकी चेक हो जाएगी कि हाइट कितनी है। तो ये ना सोचे, बल्कि ये सोचे कि आपकी 170 है तब जाकर के 170 आएगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें देखा गया है बहुत सारे स्टूडेंट की 170 हाइट होती है, लेकिन वहाँ क्या होता है उसके अंदर पेपर्स में लिख दिया जाता है 169 पॉइंट समथिंग, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका एग्जाम निकलता है, ये तो एग्जाम के बाद की बात है, पहले एग्जाम होना है, एग्जाम के बाद अगर फिजिकल होता है आपका एग्जाम निकल जाता है, तो आपको जाना चाहिए, चाहे आपकी 190 हो या ना, मतलब हो, अगर 190 पॉइंट समथिंग हो तो जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आपकी अगर 168 है, 168.5 है तो आपको पास कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। चलिए, लेकिन 5 सेंटीमीटर जो हिल एरियाज में रहते हैं, है ना, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, गोरखाज है ना, ये सब चीजें हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, तो इनके लिए 5 सेंटीमीटर मतलब उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर हो सकती है। आपने देखे होंगे दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत ही मतलब कुछ कम हाइट के लोग भी होते हैं, तो वो कम हाइट के होते हैं, लेकिन आपको पता है वो वहाँ के लोग होते हैं, समझ, टिहरी गढ़वाल के लोग होते हैं हिमाचल प्रदेश के, तो उनको ऑब्वियसली मतलब रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ की हाइट्स ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो इसके हिसाब से, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट और, SC में यहाँ कोई छूट नहीं है। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, केवल ST शेड्यूल्ड ट्राइब में अगर आप आते हैं ST, तो ही आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली है। 165 सेंटीमीटर अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और देर का 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ सन्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिसीज दिल्ली पुलिस, मतलब जो पहले दिल्ली पुलिस में रह चुके हैं उनके बच्चों के लिए ये बात की जाए तब भी 5 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लड़कियों की, क्योंकि देखिए बहुत लड़कियां भी इस चीज़ में जाती है, तो लड़कियों के लिए भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। उन्हें क्या करना है, अगर 30 साल के अंडर में आपकी एज है तो 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर मारनी है, बहुत अच्छा टाइमिंग है। लेकिन लड़कियां थोड़ी सी समझते हैं तो उनके लिए रनिंग थोड़ी सी टफ पड़ जाती है, तो 8 मिनट मतलब आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि नहीं कि मैं तो मार लूंगी और अच्छे से हो जाएगा, 1 महीने पहले चले जाएंगे, नहीं, इसका भी एक पूरा एक स्टडी होती है, पूरी 6 महीने अच्छे से तैयारी की जाती है, एक अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है आपको रनिंग करने के लिए, लॉन्ग जंप के लिए, हाई जंप के लिए, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लड़कियों के लिए आप देख लो, लॉन्ग जंप है 10 फीट, ज़्यादा नहीं है 10 फीट है, और हाई जंप है 3, ये आप देख सकते हैं। ये जो हाई जंप है ना, ये आप ये मान के चलो, इधर देखिए, जैसे ये पेट होता है ना, पेट, तो यहाँ टुंडी होती है आपको पता है, तो यहाँ तक आप मान के चलो कि इतने में, जैसे मेरी हाइट यहाँ तक है, तो यहाँ तक में वो एक ऐसे रॉड टाइप लगाएंगे, उसे जंप करना होता है, तो वही होती है हाई जंप। तो आप अपनी नॉर्मल हाइट जितनी भी है तो उसके हिसाब से देख लो, पेट से थोड़ा सा नीचे, बस इतना मतलब होता है वो, है ना। चलिए फिर स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। फिर अगर 30 से 40 के बीच में तो 9 सेकंड, ये सब चीज़ें आपको स्क्रीन पर दी हुई है, ठीक है। और डरने वाली बात नहीं है, अगर आपका एग्जाम निकल जाता ना, तो मैं गारंटी देता हूँ, देखिए 99% आपका सिलेक्शन होगा फिजिकल के अंदर, अगर आपकी हाइट वाइट अच्छा सही है। क्योंकि इधर देखिए आपके अंदर ना वो एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जैसे ही आपने प्री क्वालिफाई किया तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना, फिर आप 6 महीने 3 महीने अच्छे से डेली मतलब रनिंग करना स्टार्ट कर देंगे, है ना, लॉन्ग जंप की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, हाई जंप करने लग जाएंगे, और होता है, ठीक है। और आपसे होगा भी, याद रखना, ऐसा नहीं है कि आप अगर पहली बार इस पेपर को देने जा रहे हो, पहली बार आपका फिजिकल होने वाला है, तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, होता है कि पहली बार में थोड़ा सा डर रहता है, लेकिन उस चीज़ को वहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा, आपसे भी कम हाइट के लोग
है ना, पास हो रहे होंगे और आपसे ज़्यादा हाइट के लोग फेल हो करके घर जा रहे होंगे, तो आपको तब कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे कि मेरे साथ 2014 के अंदर भी हुआ था, मैं फर्स्ट टाइम फिजिकल टेस्ट देने गया था, तब वहाँ क्लियर हो गया था। हालांकि डर लग रहा था अंदर से कहीं ना कहीं, अरे भाई फिजिकल कैसे होगा, रनिंग कैसे की जाएगी, लेकिन एक गोल होता है कि भाई जो आपसे आगे भाग रहा हो उससे फॉलो करो, बस आपका 100% आपकी रनिंग क्लियर होने वाली है। क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले रनिंग ही होती है और रनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है, मतलब इंपॉर्टेंस रखती है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर फीमेल हैं तो उनकी जो मिनिमम 157 होनी चाहिए हाइट। अब रिलैक्सेशन होने के बाद, रिलैक्सेशन मिलने के बाद 2 सेंटीमीटर कम हो जाए। किस किस की, वही फिर उत्तराखंड से, कोई हिमाचल प्रदेश से है ना, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, सिक्किम से बिलोंग करते हैं, मतलब नागालैंड से है, मेघालय ना, 7 सिस्टर, मतलब आपको पता है अगर वहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर छूट मिल जाएगी। तो लड़कियों के लिए कितनी हो गई, 155, बताइए। सही एज है आई थिंक सो, सॉरी सही हाइट है। अगर आपकी नॉर्मल हाइट है तो आप जा सकते हैं इस चीज़ के लिए। आप पहले इस चीज़ को चेक कर लेना, मतलब कहीं भी आप मेजर कर लेना अपनी हाइट वगैरह सब चीज़ें। अब लड़कियों के लिए देख लेते, अच्छा यहाँ एसटी के लिए वही है, एसटी, हाँ याद रखना लड़कियों में एससी और एसटी दोनों को इंक्लूड किए गए कि लड़की अगर एससी है या एसटी है तो आपको 2 सेंटीमीटर छूट मिलेगी, लेकिन ऐसा बॉयज के केस में नहीं था, याद रखना। अब देखते हैं पीटी के अंदर हो गया, मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। इसी के अंदर होता है मेजरमेंट होता है ना, इसी को मेडिकल के अंदर ही बोला जाता है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या होना चाहिए, मतलब जब आपका मेडिकल होगा सब चीज़ें होने के बाद, है ना। देखिए इसके अंदर होगा कैंडिडेट शुड बी इन साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, फ्री फ्रॉम डिटेक्ट डिफॉर्मिटी, डिसीज, विजन 6, है ना, मतलब कोई भी आपको कोई डिसीज वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बॉडी के अंदर, बस आपको हेल्दी होना चाहिए। विजन होना चाहिए 6/12 विदाउट ग्लासेस बोथ आईज, फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको कलर्स वगैरह ना दिखते हो, उसी को बोलते हैं। एंड विदाउट एनी करेक्शन लाइक वियरिंग ग्लासेस एंड सर्जरी ऑफ एनी काइंड ऑफ इम्प्रूव विजुअल एक्विटी, मतलब आप है ना वो करवा लेते हैं, उस चीज़ के बारे में बात की गई। फ्री फ्रॉम डिटेक्ट डिफॉर्मिटी और डिसीज लाइकली टू इंटरफेयर विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस, मतलब ये सब चीज़ें ऐसे, बस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बॉडी में, बाकी आप चल सकते, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब इधर देखिए, 10 सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी मेडिकली एग्जामिन्ड बाय डॉक्टर्स इन सिलेक्टेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली एज पर द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स इन रूल 9। अब ये क्या है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका मेडिकल होने वाला है। मेडिकल के अंदर इन्हीं के गवर्नमेंट के कुछ क्या होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उसके अंदर आपका चेकअप किया जाएगा, सारे टेस्ट होंगे, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी जब अगर इतनी आगे आ ही गए हैं आप, जब आपको मेडिकल तक पहुंच गए हैं, तो उससे पहले आप खुद ही करा के रख लेना ना, प्राइवेट जा करके, कि भाई जैसे मेडिकल आने वाला होगा उससे 1 महीने पहले आपने खुद ही करा लिया, जिससे आपको पता चले अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है छोटी मोटी तो आप उससे सही करवा सकते हैं, मतलब थोड़ा प्रिकॉशंस लेकर सही कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी टाइम आप मेडिकल करा रहे हैं जिस दिन भाई मेरे को तो वहीं पर जाकर ही कराना है जब हमारा नंबर आएगा, तो वहाँ अगर कुछ प्रॉब्लम निकल गई ना तो फिर क्या कुछ नहीं होने वाला, फिर आपको बाहर ही कर देंगे। हालांकि टाइम दिया जाता है 15 दिन का, अगर आपकी आइज में कुछ प्रॉब्लम है, पैर में कुछ भी XYZ, तो आपको 15 दिन दिए जाते हैं कि आप इसे सही कर लो, फिर हमारे पास दोबारा बैक हो के आओ, मतलब अच्छे से। लेकिन उस केस में ज़्यादातर लोग फेल ही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ। एक बात और, टैटू के बारे में बात करेंगे। जब आपका मतलब मेडिकल होगा तो आपके देखिए फिजिकल में टैटू का कोई इशू नहीं है, लेकिन मेडिकल जब होगा ना तो टैटू देखा जाएगा। तो ये देखिए टैटू के लिए, tattoos depicting religious symbol or figure in this name as followed in Indian Army shall be permitted। इसका मतलब जो आप मतलब रिलीजियस टैटू वगैरह बनवाते हैं, ओम बनवाते हैं, किसी मतलब शिव भगवान की वो बनाते हैं ना हाथ वगैरह, वो परमिटेड है, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया, ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी पे आपके टैटूज वगैरह बने हुए हैं ना, आप मॉडलिंग करते थे और अब आप यहाँ पे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन पे आए, उसके लिए नहीं है। अब देखिए इसका क्राइटेरिया क्या है, लोकेशन, टैटूज मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म, मतलब बाहों के बारे में बात करें, मतलब हाथ है ना, इसके बारे में बात करें अगर यहाँ पे कोई होता है, बट ओनली लेफ्ट फोरआर्म, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब और डोर्सम ऑफ द हैंड्स, मतलब डोर्सम मतलब ये जो हाथ होता है ना लेफ्ट, मतलब पीछे का जो पार्ट होता है, इस चीज़ को बोला जाता है, मतलब है इनका कुछ वो आपको वहीं जाकर के पता चलेगा कि कितना। अब देखिए यहाँ देखा वो भी है, साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट। अब ये तो देखिए ज़्यादातर हमें वहीं पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली कितना बड़ा होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर में होना चाहिए, तो वो डॉक्टर्स इसे मेजर करेंगे। अगर आपका उससे ज़्यादा निकलता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग टैटूज हटवाने लग जाते हैं, तो पहले आप क्या करिए कि डॉक्टर से मतलब प्रिस्क्राइब कीजिए इस चीज़ के लिए कि भाई आपका वो टैटू चल सकता है नहीं, आप जाइए कि वो कैसे हट सकता है, क्योंकि देखिए बनवाने में बहुत कम खर्चा आता है, लेकिन हटवाने में 10 गुना पैसे लगते हैं, याद रखना है, टैटू को हटवाने में। तो इससे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। इसीलिए कहा जाता है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्राइम वगैरह से, टैटू वगैरह से, इनसे क्राइम मतलब कोई
कुछ गलत काम वाम में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। टैटूज वगैरह नहीं बनवाना है आपको पूरी बॉडी पे। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उस छोटे से मतलब पॉइंट के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो कितनी बड़ी बात हो सकती है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट पॉइंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर क्या होगा, वही सब देखिए, जैसे कि यदि और मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी सर्टिफिकेट है ना, मतलब सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको दिख ही रहा होगा, ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल और कार फॉर मेल कैंडिडेट्स, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं है, तो आपको याद रखना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब ये बात रही पूरी इन सभी पोर्शन की। अब बात करते हैं कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड। देखिए नॉर्मलाइज के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, वैसे नेट पर आपको काफी दिए गए हैं कि भाई जनरल को 35% मार्क्स लाने, 100 में से 35 अगर मतलब 35, तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने जनरल कैटेगरी से 100 में से 35 लिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या 45 जितने भी अगर उसमें दे रखा है, मुझे तो एक्चुअल में नहीं पता है, ये ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों को लगता है कि अरे मैं 100 में से 35 लिया तो मेरा तो हो जाएगा सिलेक्शन। वो मिनिमम मार्क्स है, मिनिमम, कि भाई इतने तो आने ही चाहिए। फिर वो एक पास तो है, लेकिन एक्चुअल में आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ, कट ऑफ याद रखना इसी के बीच में होने वाली है, क्योंकि मैंने काफी बार एग्जाम दिए, मतलब इसी के नहीं औरों के भी एग्जाम दिए, तो मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है कि कितने आपको मार्क्स लाने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से, यूआर कैटेगरी से, तो याद रखना 100 में से आपको नेगेटिव कर पुरा के 80 to 90 के बीच में लाना जरूरी है। अगर इससे कम आए तो कोई फायदा नहीं। याद रखना सिलेक्शन नहीं होगा, पेपर बखूबी निकल सकता है, सिलेक्शन नहीं होगा, मेरिट में शायद छट जाओ। तो आपको इतनी अच्छी प्रिपरेशन रखनी है कि आपको 80 to 90 के बीच में जनरल कैटेगरी वालों को नंबर लाने ही लाने हैं एट एनी कॉस्ट। अब अगर मैं एससी के बारे में बात करूं या ओबीसी की मान लो उससे 2-4 नंबर का, मतलब मैं ज्यादा उसको खींचूंगा नहीं, क्योंकि ओबीसी की ज्यादा कम नहीं होती है, तो उनको भी 80 से 85 मार्क्स अगर आपके आए हैं प्री के अंदर, तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से, तो आप मान सकते हैं 70 to 80, इनके बीच में अगर आपके मार्क्स आए हैं 70 to 80, तो आपका पेपर प्री क्वालिफाई हो जाएगा। फिर बाकी एसटी तो और भी नीचे चले जाते हैं, इसका मतलब और थोड़ा कम कर दो, 5 से 10 नंबर, तो अगर उतने आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात जनरल वालों को एम्फेसाइज करना चाहता हूँ चीज़ों को, कि भाई आपको बहुत मेहनत करनी है, आप करिए, ठीक है, क्योंकि आपको मार्क्स लाने 80 to 90 के बीच में। याद रखना इससे नीचे होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बाकी और सभी जितने भी कैटेगरीज के लोग हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब बाकी आपको कमेंट करके ये बताना है, देखिए इन सब चीज़ों के बारे में हमने कर लिया है। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में, या व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा व्हाट्सएप नंबर भी, तो इस पर आप मुझे कमेंट करके कुछ भी XYZ इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी लेनी हो, या कोर्स सिलेबस से रिलेटेड, या कोई भी अदर एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आपको ये भी लगता है कि हमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कुछ भी वीडियोस बनानी चाहिए, जैसे जनरल अवेयरनेस, मतलब सॉरी जीके के लिए बनानी चाहिए, करंट अफेयर्स के लिए बनानी चाहिए, कंप्यूटर के लिए बनानी चाहिए, मैथ्स वगैरह के लिए, तो आप बता सकते हैं, तो हम आपके लिए वो वीडियोस को बनाएंगे जरूर, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है तभी, अगर ज़्यादातर कमेंट्स आते हैं तभी हम बनाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। इतना ही आज की वीडियो में है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। शेयर करना ना भूलें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट, ताकि उन्हें भी पता चले कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली जो अभी रिसेंटली आई है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं, बाय बाय।